हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के इस वीडियो में जो आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं गूगल एल्गोरिदम क्या होता है और ये किस तरीके से जो गूगल ने चेंज किया है एल्गोरिदम, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी अभी तक जो अपडेट्स आए हैं वो किस तरीके से आए और क्यों आए हैं, उसके फैक्टर्स क्या है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व क्या हुआ है और ये चेंजेस जो हुए हैं ये क्यों हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एल्गोरिदम आर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम इट स्क्रैच। सब सिस्टमैटिक समझते हैं कि गूगल एल्गोरिदम जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डेटा को रिट्राइव करता है और इसको सर्च इंडेक्स को बनाता है ताकि जब भी कोई गूगल में सर्च करेगा तो उसको एक बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो इसके लिए गूगल एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। सर्च इंजन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम एंड numerous ranking signals to deliver web page ranked by relevance on its search engine result page। SERPs इसको बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब बात करते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सर्च इंजन है ये क्या करता है कि जो एल्गोरिदम है इसको कंबाइन करता है विथ न्यूमरस रैंकिंग सिग्नल्स। जैसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एसईओ स्टार्ट करेंगे कि कितने अलग तरह के सिग्नल्स हैं। ये सारे सिग्नल्स को वो वेब पेज को रैंक में किस तरीके से लाएंगे, रिलेवेंस मीन्स रैंकिंग लेके आएगा और सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप पे दिखाएगा। तो ये सारा चीज़ जो डिसाइड होता है ये डिसाइड होता है गूगल एल्गोरिदम के थ्रू। ये आप ध्यान रखना कि गूगल में जब भी हम लोग कोई सर्च करते हैं तो कोई इंसान आंसर नहीं देता है, ये एक बोर्ड देता है, एक प्रोग्रामेटिकली होता है जिसको आप गूगल एल्गोरिदम कह लो। बट अब जो है ये मॉडिफाइड होकर मशीन लर्निंग हो गई है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बट मैं सारे चेंजेस की बात नहीं करूँगा कि जब से गूगल स्टार्ट हुआ है, जब से गूगल सर्च स्टार्ट हुआ है तो उसमें से जो मेजर जो एल्गोरिदम अपडेट्स आए हैं गूगल के थ्रू, तो हम लोग कुछ अपडेट की बात करेंगे जिसमें अराउंड 9 अपडेट है, 9 to 10 अभी देखा जाए तो 2020 का भी आ चुका है, तो लगभग 10 अपडेट्स हैं। तो हम लोग बात करेंगे एक एक अपडेट में क्यों ये अपडेट क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों ये चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट अपडेट है, एक बार मैं ब्रीफ करता हूँ। जो फर्स्ट अपडेट आया था वो पांडा था, सेकंड पेंगुइन, थर्ड हमिंगबर्ड, फोर्थ अपडेट जो आया था वो पिजन, फिफ्थ मोबाइल। जब मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ था सब लोगों के पास मोबाइल यूज करना शुरू कर लिए थे, स्मार्टफोन के इवोल्यूशन शुरू हुआ था उस टाइम पे जो है मोबाइल एल्गोरिदम अपडेट हुए थे। फिर रैंक ब्रेन आया, पॉसम, फ्रेड एंड बर्ड। ये सारे ऑप्शन ये सारे जो है एल्गोरिदम गूगल के अपडेट्स आए थे और ये सारे अपडेट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो सबसे जो फर्स्ट अपडेट जो आया था पांडा, ये फेब 2011 में आया था और ये क्यों आया था। तो जब सर्च इंजन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्या था लोगों के पास कि जैसे इंटरनेट स्टार्ट हुआ, इंटरनेट के बाद सबने वेबसाइट बनाना शुरू किया, इतनी ज़्यादा वेबसाइट बनना शुरू हो गया तो सर्च इंजन के लिए मुश्किल हो रहा था कि कोई गूगल में कोई अगर सर्च इंजन में सर्च करता है तो मुझे क्या कंटेंट देना है, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। क्या था, चलो आपने कीवर्ड डाला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि लाइक बाय लैपटॉप, तो अगर बाय लैपटॉप से रिलेटेड अगर कोई भी रिजल्ट है तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। बट डुप्लीकेट है या सही है कंटेंट या नहीं है, कीवर्ड है या नहीं, सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उस केस में। तो जो फर्स्ट जो इफेक्टिव जो एल्गोरिदम लेके आया गया वो 2011 में लाया गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम था डुप्लीकेट, कि अगर आपका कोई कंटेंट किसी से अगर आपके वेबसाइट से आपने चोरी किया है तो ये क्या करेगा, आपके वेबसाइट को डाउन कर देगा। कहने का मतलब कि आपकी रैंकिंग कम कर देगा, टॉप से आपको नीचे धकेल देगा डुप्लीकेट कंटेंट आप यूज़ करते हो तो। सेकंड प्लेगराइज्ड, वही होता है प्लेगराइज्ड कहने का मतलब कि आप हिंदी में आप कह लो साहित्य चोरी। अगर जैसे मान लो किसी ने कोई आर्टिकल्स लिखा है, आप वो आर्टिकल्स को यूज अपने वेबसाइट पे आप कर रहे हो तो उस केस में वो क्या करेगा कि आपको रैंकिंग डाउन करेगा। थीन कंटेंट, चीप कंटेंट, अगर मान चीप कंटेंट कहने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंटेंट को स्पिन करते हैं। स्पिन कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि इज गुड बॉय,
वही कोई अगर मान लो कि इसके जगह पे लिख दिया ही इज लाइक ही इज एक्सलेंट बॉय, तो अब ही इज गुड बॉय, ही इज एक्सलेंट बॉय और ही इज बेटर बॉय, अगर इस तरह का अगर वर्ड को यूज किया जाए जहाँ पे हम लोग करते हैं, तो बट क्या होता है कि मीनिंग क्लियर है बट जो परफेक्ट वर्ड होना चाहिए ये नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, हम लोग देखेंगे आगे, स्पिन सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं उसे। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंटेंट को स्पिन कर दिया जाता है ताकि कुछ वर्ड होते हैं वर्ड को चेंज कर दिया जाता है ताकि गूगल पकड़ नहीं पाए कि ये जो कंटेंट है ये कंटेंट चोरी किया गया है या चोरी नहीं किया गया है। तो इसको बोलते हैं थीन कंटेंट। ओके, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा कि जब भी आप ये चीज़ वर्कआउट करोगे तो आपको समझ में मीन्स कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ ये है कि आप सिस्टमेटिक कंसंट्रेशन के साथ वन बाय वन आप जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूजर जनरेटेड स्पैम और कीवर्ड स्टफिंग, इसकी मीनिंग पहले समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल में लोग कैसे सर्च करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊँ, मैं आता हूँ गूगल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। सर्च क्या करता हूँ, लाइक मैं सर्च करता हूँ लर्न, फॉर एग्जाम्पल लर्न पियानो। ओके, मैं अगर लर्न पियानो अगर मैं सर्च करता हूँ और अगर सपोज मैंने लर्न पियानो सर्च किया था, तो जो भी मेरे पास अगर सपोज ये वेबसाइट आई, अब लर्न पियानो से रिलेटेड अगर सपोज हो सकता है कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे कीवर्ड हैं सर्च होंगे जो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि लोग जो है मान लो कि गूगल को ये लगने लगा कि चलो, क्योंकि पहले क्या था कि कोई एल्गोरिदम नहीं थे, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, तो सिर्फ कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको कोई भी रिजल्ट टॉप पे आपको दिखते थे। बट अगर आपको सिर्फ कीवर्ड के रिलेटेड अगर आप मान लो टॉप पे दिख रहे हैं, तो लोग क्या करने लगे, जैसे वेबसाइट उन्होंने बनाना शुरू किया, बहुत सारे कीवर्ड यूज़ करने शुरू किए। जैसे मान लो कि लर्न पियानो या फिर पियानो गाइड, लाइक हाउ टू लर्न पियानो, लाइक पियानो ऑनलाइन, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स जो है अगर आप मान लो इस वेबसाइट पे डाल दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होता था कि आपने सर्च इंजन में सर्च किया और आपको वो रिजल्ट जो है डिस्प्ले ऑटोमेटिक हो जाता था। तो क्या होता था कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो रिलेवेंट कंटेंट था वो कंटेंट नहीं मिल पाता था, इसलिए इस तरीके से वर्कआउट किया गया। इसलिए जो है जो पांडा जो लाया गया आज जहाँ पे स्पैमिंग जैसे बहुत सारे कीवर्ड एक ही पेज पे नहीं डाल सकते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि कितना कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। उसके लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेबसाइट कंटेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। अब ये वर्क कैसे करता है इसको हम लोग समझते हैं। पांडा असाइन अ सो कॉल्ड क्वालिटी स्कोर ऑफ वेब पेज। कोई भी एक वेबसाइट रहेगा, उसके जो वेब पेज होंगे उसके क्वालिटी स्कोर देता है। दिस स्कोर इज यूज एज अ रैंकिंग फैक्टर। वही क्वालिटी स्कोर जो है वेबसाइट को एक रैंकिंग फैक्टर देता है। इनिशियली पांडा वाज अ फिल्टर रेदर देन द पार्ट ऑफ गूगल रैंकिंग। लोगों जब से पहले स्टार्ट हुआ था, तो पहले क्या होता था, जस्ट जो है पांडा फिल्टर करता था। बट ये जो है मीन्स जनवरी 2016 के बाद ये जो है इस पे रैंकिंग भी देना शुरू किया। इट वाज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इनटू कोर एल्गोरिथम। पांडा रोल आउट have become more frequent, so both penalties and recoveries now happen faster. तो अभी क्या हुआ कि अगर मान लो किसी ने डुप्लीकेट कंटेंट यूज किया है, प्लेराइज कंटेंट यूज किया है या कीवर्ड स्टफिंग किया है, तो उस केस में जो पेनल्टी का काम जो रहता है वो पांडा एल्गोरिथम के थ्रू ही किया जाता था। और अब ये दोनों एक साथ कर, जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ रैंकिंग फैक्टर ये देखता था, पहले मीन्स क्वालिटी स्कोर देखता था और उसके बाद रैंकिंग फैक्टर भी देखना शुरू किया। तो जो मीन्स पेनल्टी और रिकवरी की जो चीज़ें होती थी वो थोड़ा सा फास्ट होने लगा। तो ये जो फर्स्ट एल्गोरिथम था ये 2011 को लाया गया था। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि सोचो कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। आज से अगर सपोज जब गूगल स्टार्ट हुआ था 15 ईयर अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे गूगल के पास भी ये नहीं पता था कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता गया, यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता गया, उसने खुद को चेंज करता गया, और जैसे खुद को चेंज करता गया और गूगल ऑटोमेटिक इम्प्रूव करता गया। और अभी भी ये हर बार जब भी आप गूगल में जाओगे तो कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आपको दिखते रहेंगे।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पांडा किस तरीके से वर्कआउट करता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता भी हूँ कि किस तरीके से ये पांडा वर्कआउट करता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक जस्ट वेबसाइट की एनालिसिस लिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डुप्लीकेट टाइटल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, सम ऑफ द वेबसाइट पेज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये दो है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7। तो जब भी आप वेबसाइट को एनालाइज करोगे तो एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि टाइटल डुप्लीकेट है तो इट मीन्स आपकी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन अगर मान लीजिए कुछ डुप्लीकेट है तो आप उसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप जो है एनालाइज कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। एक अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा जहाँ पे हम लोग वेबसाइट एनालिसिस की बात करेंगे। उसमें ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि डुप्लीकेट कंटेंट कैसे पता चलेगा, ब्रोकन लिंक कैसे पता चलेगा, यूआरएल कैसे रहेगा, इमेज किस तरह का रहेगा, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से बस आप इस वीडियो में इतना समझ लो कि कोई भी डिटेल अगर डुप्लीकेट टाइटल रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। अपने को सब कुछ यूनिक एंड अच्छे क्वालिटी का कंटेंट के साथ चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिजन की। बेसिकली ये जो है 1 साल के बाद अप्रैल 2012 में आया। मेनली क्या ये चीज़ें क्यों आई, तो ये स्पैमिंग एंड इरेलीवेंट लिंक। अब स्पैमिंग और इरेलीवेंट लिंक किस तरीके से हुआ, क्योंकि गूगल जो है जो वर्कआउट करता है 2 फैक्टर होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज फैक्टर्स होते हैं। अब ऑन पेज में क्या होता है कि अगर आपको कुछ वेबसाइट पे चेंजेस करनी है दैट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज मीन्स क्या होता है कि आपके वेबसाइट से दूसरे के वेबसाइट के साथ आप कितना कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। कि अगर आपका वेबसाइट जो है किसी दूसरे तीसरे चौथे वेबसाइट से कनेक्टेड है तो वो बैकलिंक। तो गूगल जैसे बोर्ड चेक करता है तो चेक करता है कि आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी कितनी है और कहाँ पर है। तो जितना ज़्यादा आपका बैकलिंक रहता है, बट बैकलिंक रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बैकलिंक जितना ज़्यादा रहता है तो बोर्ड को लगता है कि आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए रैंकिंग ज़्यादा आपको देती है। बट ये 2012 तक हुआ करता था कि जब ये जो है पेंगुइन के आने से पहले ये चीज़ था। जब पेंगुइन के आने से पहले था तो लोगों ने क्या किया था, जब गूगल ने ये फैक्टर निकाला कि आपकी जो बैकलिंक्स पे डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग, तो लोगों ने आंख बंद करके जहाँ पे भी मन हुआ उन्होंने बैकलिंक बनाना शुरू किया। अब बैकलिंक बनाने क्या मतलब कि अगर मान लो कि मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ हाउ टू लूज वेट, और मैं अगर एक आर्टिकल्स है लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर वहाँ पे अगर हाउ टू लूज वेट का अगर बैकलिंक बनाते हो तो क्या होगा, कोई यूज़र वहाँ पे गया है कि अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए, और वहाँ पे बट वो आर्टिकल्स कहाँ पे उसको दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल्स पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और यूज़र को रेलेवेंट कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं इरेलीवेंट बैकलिंक्स या लिंक कह सकते हैं, कि जहाँ पे जो कंटेंट चाहिए वही होनी चाहिए। तो ये 2012 से पहले कुछ लोग ऐसा किया करते थे, और पहले मैं भी देखा जाए तो ये रूल था ही नहीं। तो मैं भी जब ये काम करता था, मैंने जो एसईओ जो स्टार्ट किया था 2008 से स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे ये आंख बंद करके कहीं पे भी आप कर सकते हो, चाहे वो ब्लॉग स्पॉट हो, ब्लॉगर हो, कहीं पे भी आप लिंक बिल्ड कर दो, ऑटोमेटिक रैंकिंग आ रही थी। तो इतना टफ नहीं था जितना आज के टाइम में जो है सर्च इंजन टफ हो गया है। बट आज भी कंटेंट की बात, आप क्वालिटी कंटेंट डालते हो तो ऑटोमेटिक टॉप पे आता है। बट क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करने पड़ते थे, अब जो है कम बैकलिंक क्रिएट करके आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। तो टाइम कंज्यूमिंग कम है, बट क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वालिटी बैकलिंक हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो पेंगुइन जो 2012 में जो आया था, तो सबसे पहला जो स्पैमिंग इरेलीवेंट जो लिंक्स हैं इसको इसने क्लीन अप किया। लिंक ओवर द ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट, जैसे कोई भी लिंक रहेगा ये ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और कैसे वर्क करता है इसको मैं आपको बताता हूँ। गूगल पेंगुइन ऑब्जेक्टिव टू डाउन रैंक साइट हुज लिंक इज डिम्स मैनिपुलेट सिंस लेट 2016 पेंगुइन हैज बीन पार्ट ऑफ गूगल कोर एल्गोरिथम अनलाइक पांडा इट वर्क्स इन रियल टाइम। अब कहने का मतलब कि जैसे इरेलीवेंट है, जैसे वेबसाइट पे अगर आपने बैक लिंकिंग किया है तो आपको इमीडिएटली गूगल जो है आपको वहाँ से मीन्स रैंकिंग फैक्टर से निकाल देगा। और ये जो है अब जो है जो रियल टाइम वर्क करना शुरू किया कि जैसे क्रॉलिंग होती है उसी टाइम पे अगर इरेलीवेंट कंटेंट है, बैकलिंक है, आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आपको
पेनल्टी भी मिलेंगे और हो सकता है आपका वेबसाइट का रैंक डाउन हो जाएगा। जैसे 2016 में पांडा भी इसके साथ काम करना शुरू किया, सेम 2016 में पेंगुइन भी रियल टाइम वर्क करना शुरू किया, ताकि रिजल्ट जो है मिलना बहुत आसान हो गया आगे वर्कआउट करने के लिए। अब देखते हैं कि बैकलिंक का क्या होता है, कि किस तरीके से करते हैं। दिस इज बाय डेफिनेटली नीड लुकिंग इनटू। अब जैसे लिंकिंग डोमेन, जैसे अगर आप जो बैकलिंक जो प्रोग्रेस है ये यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। जैसे स्पैमिंग, जैसे आप सिस्टमेटिक वे में आप लेके जाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिस इज बाय डेफिनेटली नीड लुकिंग इनटू। यहाँ से क्या हुआ, तो अब वेबसाइट की बैकलिंकिंग है जैसे, तो वो चीज़ चेक करके बता दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, चलो आपका बैकलिंकिंग रेलिवेंट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2013 में जो गूगल का जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आया था, ये हमिंगबर्ड आया था। इसमें मेनली जो है कीवर्ड स्टफिंग एंड लो क्वालिटी कंटेंट की बात की गई थी। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको सेकेंड में आपको बताया कि अगर कोई एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट में अगर आपने कंटेंट या वेब पेज लेते हैं और एक वेब पेज में कोई कंटेंट आपने लिया है 500 वर्ड का और 500 वर्ड में 10 आपने या 15 कीवर्ड आपने यूज कर लिया, इट मीन्स क्या होता है, मीनिंगलेस आपने कोई अगर कीवर्ड यूज किया हुआ, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। या लो क्वालिटी कंटेंट अगर आप करते हो तो वहाँ पे आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग। तो सबसे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होती है कि आपको कीवर्ड्स उतना ही यूज करना है जितना अगर कोई यूजर पढ़ रहा है तो पढ़ने के टाइम पे उसको ये कभी नहीं लगे कि ये ज़बरदस्ती कीवर्ड लाया गया है, या फिर कीवर्ड्स मीन्स अपनी जो लाइन या वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ या जो भी आप कंटेंट बना रहे हो तो ये कभी नहीं लगना चाहिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हो ये कंटेंट जो है ये सिर्फ कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट में अगर आपको लगता है कि कीवर्ड रिलेवेंट है देन यू हैव टू यूज कीवर्ड, अदरवाइज डोंट यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के तरीका भी है, हम लोग देखेंगे आगे कि जब हम लोग वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में तो वहाँ पे कीवर्ड कैसे यूज करेंगे। अब ये काम कैसे करता है पहले इसको समझते हैं। हमिंगबर्ड अलाउ द गूगल सर्च इंजन टू बेटर डू इट्स जॉब थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन सिमेंटिक सर्च। जब भी मान लो कि अलाउ करता है सर्च इंजन में कि ये एक जो है सिमेंटिक सर्च करें। As conversation search become norms, Hummingbird lens understand to the intent contextual meaning term used in a query। कि जो भी चीज़ें ये जो इंटेंट है वो एंड कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग है ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ओवरऑल सिर्फ दो ही चीज़ यहाँ पे आप हमिंगबर्ड में देखा गया कि जो भी कंटेंट है वो कंटेंट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, लो कंटेंट नहीं होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग एक पेज पे बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारे को जब हमिंगबर्ड आया तो जितने भी वेबसाइट पे इस तरह का जो चीज़ कीवर्ड ज़बरदस्ती ऐड किया गया था सबकी रैंकिंग डाउन हो गई और जो क्वालिटी कंटेंट के साथ ऊपर आए थे उसकी रैंकिंग अप मेंटेन होके गई। हम लोग ये देखेंगे कि जो कीवर्ड इसके लिए कीवर्ड रिसर्च के टूल्स भी हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड यूज और कहाँ पे करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिजन में नॉर्मली क्या होता है कि पुअर ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। जैसे ये जो है 2014 में जुलाई में आया था पिजन। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर आपने वेबसाइट बनाने के बाद आपने अगर गूगल के जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया है तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, या ऑफ पेज का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो आपने नहीं किया है तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। अब ये एक वर्कआउट कैसे करता है, तो पिजन इफेक्ट्स दो सर्च इन विच यूजर लोकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जो लोकेशंस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट था। द अपडेट क्रिएटेड क्लोजर टाइज बिटवीन लोकल एल्गोरिथम एंड द कोड एल्गोरिथम। जैसे मैंने बताया कि 2014 से ये जो लोकल एल्गोरिथम पे इसने काम किया तो लोकल एल्गोरिथम एंड कोर एल्गोरिथम दोनों जो है क्लोजरली टाइज हो गया दोनों पे वर्कआउट करने के लिए। ट्रेडिशनली क्या होता था, SEO फैक्टर जो है हमेशा लोकल मीन्स यूज टू रैंक लोकल रिजल्ट, बट यहाँ पे दोनों मिलके काम करना शुरू किया।
करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये एसईओ फैक्टर विजन पे वर्कआउट करना शुरू किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है किस तरीके से इसने वर्कआउट किया। डायरेक्टरीज आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो डायरेक्टरीज इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे वो जो लोकल जो मीन्स कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस करके बताया गया था। ये स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जब वेबसाइट एनालिसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कि हम लोग जब लोग जो है मोबाइल यूज करना ज़्यादा शुरू किए तो उस केस में किस तरीके से वर्कआउट किया। तो 2015 में लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी। जैसे 2015 के बाद लोग मोबाइल यूज करना शुरू किए तो गूगल ने फिर से एल्गोरिथम चेंज किया और वहाँ पे ये बताया कि अगर आपका वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको टॉप पे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि यूजर जो है मोबाइल पे भी बहुत सारे वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो आपका भी वेबसाइट टॉप पे होनी चाहिए। तो ये गूगल मोबाइल अपडेट्स इंश्योर दैट मोबाइल फ्रेंडली पेज रैंक ऑन द टॉप ऑफ मोबाइल सर्च। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। While page is not optimized for mobile, filtered out from the SERP और सीरियसली डाउन रैंक। कहने का मतलब कि कोई गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करता है और आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या आपका पेज मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, उस केस में आपका वेबसाइट जो है सर्च इंजन पेज से डाउन कर दिया जाएगा या फिर आपको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। तो ये जो एल्गोरिथम जो आया था ये 2015 में आया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे टेक्निकल फैक्टर्स मोबाइल फ्रेंडली यस, व्यू पोर्ट यस, ये टू स्मॉल टेक्स्ट क्या है जो, तो ये फैक्टर्स आपको दिखने चाहिए। ये मैंने जो स्लाइड जो लिया हूँ ये मैंने एनालिसिस के बाद का जो स्लाइड है, तो हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा कि आपको कोई भी वेबसाइट का प्रैक्टिकली किस तरीके से करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोबाइल के बाद आती है सबसे बड़ा फैक्टर्स है रैंक ब्रेन 2015 सेम ईयर। जैसे आपने देखा है मोबाइल आया और रैंक ब्रेन आया। लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रिलेवेंस फीचर शॉलो द पुअर यूएक्स। तो अभी मोबाइल सिस्टम में ही जिसका यूएक्स अच्छा नहीं है, जैसे मान लो कि यूजर अब यूएक्स अच्छा, यूएक्स मीन्स क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। कोई अगर आपके वेबसाइट पे जाए, चाहे वो वेबसाइट मोबाइल पे ओपन करे या फिर पीसी पे या लैपटॉप पे या कहीं पे भी ओपन हो, बट अगर आपका यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लोग अगर बाउंस बैक कर रहे हैं, लोग अगर रिटर्न हो रहे हैं आपके वेबसाइट से, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम है। तो रैंक ब्रेन क्या किया कि इज अ पार्ट ऑफ गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम। इट इज अ मशीन लर्निंग system that helps Google understand the meaning behind the queries। जो भी सर्च किया जा रहा है तो उसको मीनिंग को समझने लगा and serve best match search in the response to those queries। और यहाँ पे जो बेस्ट रिजल्ट जो सर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देना शुरू किया। तो रैंक ब्रेन जो है वो हमिंगबर्ड के ही पार्ट का है, क्योंकि मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग यहाँ पे फर्स्ट टाइम गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। जो कोई भी क्वेश्चन सर्च करता है तो उसके आंसर भी उसको समझ में ऑटोमेटेड समझ में आने लगे हैं, ताकि यूजर कोई सर्च करेगा तो उसके मोस्ट रिलेवेंट आंसर डिस्प्ले होना शुरू किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर यहाँ पे समझें कि अगर कोई सर्च किया है न्यूयॉर्क बेकरी, तो अगर मान लो कि सर्च किया तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इससे पहले जब सर्च होता था तो अगर न्यूयॉर्क अगर कीवर्ड देखा जाए तो लोग क्या सर्च करेगा, न्यूयॉर्क बेकरी। अब यहाँ पे देखा गार्लिक टोस्ट। अब टोस्ट क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो ये गार्लिक टोस्ट है, ये टोस्ट क्या है, ये बेकरी का प्रोडक्ट है, तो ये कीवर्ड डिस्प्ले हो सकता है, राइट। अब सलाद हो या फिर यहाँ पे देख सकते हो स्टिफ गार्लिक नोट्स हो, तो ऐसे जो भी कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपको लगता है, मीन्स अगर सर्च इंजन को लगता है कि ज़रूरी है तो इसको डिस्प्ले करेगा। दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द रैंक ब्रेन। वहाँ से ये जो है मीन्स इम्प्लीमेंटेशन रैंक ब्रेन का वर्क होना शुरू हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जब ये 2016 की बात थी, यहाँ पे पोशम मीन्स इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या होता है कि अगर टेंस कंपटीशन इन योर टारगेट लोकेशन,
कहने का मतलब कि कोई भी जो भी एरिया है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली का जो मैप के नियर बाई जो होगा, क्योंकि अगर सपोज हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग पूरा ग्लोबली ही मीन्स टारगेटेड हो जाएगा, या इंडिया कर लो, या डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, कोई भी सर्च कर सकते हो। तो जो नियरेस्ट जो है मीन्स जो लोकेशन वाइज जो होगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 2016 में जो लाया गया, ये जो एल्गोरिथम लेके आया गया, वो पॉसम लेके आया है। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, पहले इसको समझते हैं। द पॉसम अपडेट इंश्योर दैट लोकल रिजल्ट वेरी मोर डिपेंडिंग ऑन द सर्च लोकेशंस। कहने का मतलब गूगल में कोई सर्च कर रहा है, तो जैसे ये जो जिसके लिए जो जितना रिलेवेंट है उतना ही वो चीज़ें दिखनी चाहिए। The closer you are to business address, more likely are to see the among the local result। कहने का मतलब कि अगर आप मान लो कि मुंबई में हो, तो अगर आपको रिजल्ट सिर्फ मुंबई का मिल रहा है, तो इट मीन्स कि जो ऑडियंस है, जो यूजर है, वो जल्दी डील क्लोज हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि आप उसके सर्विस यूज कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। तो ये फैक्टर जो है 2016 को लाया गया कि जब भी कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले जो रिजल्ट उसको दिखना चाहिए वो टारगेट लोकेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट आपको दिखनी चाहिए। तो ये आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऐड कस्टम है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश, यहाँ पे कंट्री भी चूज कर सकते हो, और कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो आपको जो नियरेस्ट या फिर जो भी मैप का सेटिंग्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो एल्गोरिथम जो चेंज हुआ था, ये 2017 में चेंज हुआ था। ये फ्रेड जो एल्गोरिथम का नाम था, ये चेंज हुआ था। बेसिकली 2017 आते आते लोग जो है इतना मोबाइल फ़ोन यूज करने लगे, और ख़ासकर एफिलिएट मार्केटिंग जो है इस पर ज़्यादा वर्कआउट लोग करने लगे। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का एक अलग से चैप्टर है, वो मैं सिखाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ पे जो है थीम एफिलिएट ज़्यादा हो गए, और एड सेंट्रिक कंटेंट जो है पे वर्कआउट करना शुरू हुआ। अब ये बेसिकली फ्रेड काम क्या करता है इसको समझते हैं। द लेटेस्ट ऑफ गूगल confirmed update Fred targeted website that violate Google Webmaster guidelines। कहने का मतलब कि गूगल एल्गोरिथम जो है ये अपडेट किया जो भी गूगल वेब मास्टर क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट होना चाहिए। जैसे गूगल का एक वेब मास्टर टूल है, अब ये गूगल सर्च कंसोल हो गया है, तो गूगल वेब मास्टर टूल है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी वेबसाइट में कुछ सपोज बैकलिंक्स आपका सही नहीं है, फिर इरेलेवेंट नहीं है, तो वेब मास्टर टूल्स चेक कर लेता है, पकड़ लेता था कि आपकी चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेबसाइट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट गलत तरीके से कर रहे हो, तो ये वेब मास्टर टूल जो है ट्रैक कर लेगा। तो जो खासकर जो एफिलिएट मार्केटर्स थे जो प्रोडक्ट को प्रमोट कुछ गलत तरीके से कर रहे थे, तो उस केस में फ्रेड जो है बहुत ही इफेक्टिव एल्गोरिथम माना गया, और वहाँ पे उसको सिस्टमैटिक कर दिया गया कि जो एफिलिएट मार्केटर सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उनको वेबसाइट को डिग्रेड कर दिया जाता था। The majority of the affected sites are blogs with low quality posts that appears to be created most for the purpose of generating a revenue। तो जब फ्रेड का जो क्या कह सकते हैं छुरा, जब फ्रेड का जो चाकू चला तो किस पे चला, तो ये चला किसको, ब्लॉगर पे चला। और क्यों चला, क्योंकि ब्लॉगर जो होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और वो चीप कंटेंट जो है या लो क्वालिटी कंटेंट के थ्रू अपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे, और इस कारण से उन्होंने इस पर वर्कआउट करना शुरू किया कि चीप कंटेंट के थ्रू, चीप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते थे। तो उसको डिसिप्लिन में और सिस्टमैटिक लेके आने के लिए फ्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है जो हम लोग एडवांस सर्च में देखेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं BERT, BERT, ये 2019 में लाया गया, अक्टूबर 2019 में। ये मेनली लॉन्ग टेल सर्च क्वेरीज के लिए इस पे वर्क करवाया गया। अब ये लॉन्ग टेल सर्च क्वेरी क्यों, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर एग्जांपल देता हूँ।
Google aim to improve the interpretation of complex long-tail search queries and display more relevant search result। कहने का मतलब जैसे लॉन्ग टेल ज़्यादा बड़ा अगर है, जैसे पहले क्या होता, दो कीवर्ड, 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड सर्च होते थे, बट वो ये 5 से 6 कीवर्ड अगर सर्च हो रहे हैं, इट मीन्स कि लोग जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो मोर रिलेवेंट चाह रहे हैं। तो यही रीज़न था कि लॉन्ग टेल सर्च को भी पोजीशन दिया गया इस BERT एल्गोरिदम के थ्रू। बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, Google has greatly improved its ability to understand the semantic context of search term। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो कि सर्च करते हो वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, और यहाँ पे लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली ही बाय कोई फैक्ट जो आपको लगता है कि कोई कंपनी का नाम देना चाहते हो तो कंपनी का नाम आप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई पर्सन का नाम ऐड कर सकते हो, या लोकल एरिया दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, और आगे लिख सकते हो विमान नगर। इट मीन्स ये क्लियर हो जाता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हो, पुणे में करना चाहते हो, बट एरिया कहाँ पे, विमान नगर। इस सर्च क्वेरी का क्या मतलब है? सर्च क्वेरी का ये मतलब है कि जो कीवर्ड्स आप चाहते हो कि मोस्ट रिलेवेंट, मुझे और ज़्यादा हेडेक नहीं पालना है कि अगर मैं विमान नगर में हूँ और मुझे कोई और यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर के एरिया से मुझे कॉल आए, तो लॉन्ग टेल सर्च क्वेरीज का बेनिफिट ये था कि मोस्ट रिलेवेंट जो है लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ होगा जब ये जो चेंज हुआ एल्गोरिदम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 2009 ब्राज़ील ट्रेवलर टू US नीड्स अ वीज़ा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या था, यहाँ पे US सिटीजन कैन ट्रेवल टू वीज़ा विदाउट रेड टेप ऑफ वीज़ा। अब यहाँ पे क्या है, टूरिज्म विजिटर्स US एम्बेसी कंसल्टेंट इन वीज़ा। तो अब डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस क्या है कि मुझे वीज़ा की ज़रूरत है, वीज़ा की ज़रूरत है तो कहाँ पे जाएगा ये चीज़ें, US एम्बेसी या उसके कंसल्टेंट के पास। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंसल्टेंट का कुछ मीनिंग नहीं है। और यहाँ पे ये भी है कि इसने ईयर मेंशन कर दिया कि मेरे को पुराने वाले जो आर्टिकल्स है वो पुराने आर्टिकल्स नहीं चाहिए, 2019 का ही URL चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू किया। तो इफ्रेड के आने के बाद, जो एल्गोरिथम के आने के बाद इस तरह के रिजल्ट जो है इफेक्टिव और मोस्ट रिलेवेंट होना स्टार्ट हुआ। तो ये सब सारे फैक्टर्स थे जिसको ये सब सारे फैक्टर्स थे जो मैंने 9 फैक्टर्स आपको बताए, और ये 9 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट सर्च होना शुरू हुआ। अब हम लोग एक अंडरस्टैंड करते हैं ये जो हमने जो सारे फैक्टर्स के बारे में हमने जो बात किया। अब ये सारे फैक्टर्स जो है जो बात करने मैंने किया, तो अभी इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि अब जब भी गूगल, सोचो कि जिस तरीके से ये बात हुई है, तो गूगल भी परफेक्ट एक ही दिन में नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद ये धीरे धीरे गूगल भी परफेक्शन की तरफ बढ़ता गया। ऐसे ही हर साल कुछ ना कुछ नए एल्गोरिदम आते हैं, कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज आते हैं गूगल के, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग SEO पे काम करते हैं। तो जो SEO होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको एवरी डे कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि चलो आपने एक बार काम कर लिया बस हो गया, आपको सब दिन इस पर काम करते रहना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल एल्गोरिथम किस तरीके से चेंज होता गया है, ठीक है। और आप भी ये यहाँ तक तो मैंने आपको बताया, बट आगे जब भी आप जाओगे तो जब SEO पे काम करना शुरू करोगे तो आप गूगल के एल्गोरिथम को पहले आप स्टडी करो कि अभी कौन सा कोई लेटेस्ट अपडेट आया है, उस में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट का डिज़ाइन करवाओ या डेवलपमेंट करवाओ, और फिर आप SEO स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट सबसे अच्छा और सबसे कम टाइम में और इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।